पूनम शादी की पहली रात घूंघट सजाए अपने कमरे में बैठी थी कि उसका पति आएगा तो कुछ अपने दिल की कहेगा और कुछ उसके दिल की सुनेगा। लेकिन संदीप ने कमरे में आते ही बड़ी बेरुखी से कहा कि देखो पूनम, मेरे जीवन में कोई और है जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। संदीप ने अपने मन की बात पूनम को बिना झिझक कह डाली। उसके मन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। पति के इस व्यवहार से पूनम के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चा देने की बात सुनकर पूनम को समझ आ गया कि संदीप शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। शादी की पहली रात ही पूनम की ज़िंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए थे। उसने अपना घूंघट उठाया और संदीप से कहा, क्या आप मेरी एक बात सुनेंगे, मानेंगे? तो संदीप ने बिना उसकी तरफ देख कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूँगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में आकर की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानूसी बातों के कारण शिवानी से मेरी शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी देकर तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। लेकिन उनको क्या लगता है कि इस तरह तुमसे शादी करवा कर वो जीत गए। तुम्हारी ओर देखते ही मैं मोहित हो जाऊँगा और शिवानी को भूल जाऊँगा। तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। उन्हें क्या लगता है कि तुमसे शादी करके शिवानी से मुझे दूर कर दिया। मुझे शिवानी से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं और भगवान भी नहीं। संदीप के ऊपर शिवानी के प्यार का भूत चढ़ा था। उसकी बात सुनकर पूनम ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ ही रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हों। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। संदीप ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर आंखें बंद कर ऐसे लेट गया जैसे पूनम को यह जता रहा हो कि उसको तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूनम भारतीय संस्कृति में पली बढ़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। पूनम नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते में से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वो मध्यम वर्ग के परिवार से थी। उसके माता पिता ने अपने जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वो किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वो संदीप की हर बात का ख्याल रखेगी, वो जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। दिन गुजरने लगे पर संदीप ने पूनम की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा। संदीप की बेरुखी से वो दुखी तो होती, लेकिन उसके प्रति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। बस यही सोचते हुए ज़िंदगी बिता रही थी कि कभी न कभी तो संदीप को अपनी गलती का एहसास होगा और हार कर वो उसी के पास आएगा। बस इसी जद्दोजहद में वो दिन रात अपने पति व सास ससुर की सेवा में लगी रहती। समय ऐसे ही बीतता गया। उसकी शादी को 6 महीने हो गए, पर अभी तक पूनम ने कभी किसी को अपने रिश्ते में कोई ऐसी शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जा रहा था, संदीप के आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वो परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वो किसी गलत रिश्ते में नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक ना हो, कहीं ब्लैकमेल नहीं हो रहे हो। यही सोचकर एक दिन पूनम ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। तो पूनम आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मुझसे कोई बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बात करना तो दूर, मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। बहू के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूनम की सास बिमला जी अपनी बात को दबाते हुए बोली, नहीं बेटा, मेरा बेटा संदीप आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा समय दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी जबरदस्ती मुझसे करवा दी। पूनम की बात का अब उसकी सास बिमला जी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन पूनम के सफ़र का बांध टूट चुका था। वो अपनी सास से बोली, जब वो किसी और से प्रेम करते थे तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन उन्होंने मुझे पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। वो तो अपनी प्रेमिका के साथ खुश हैं, लेकिन मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया ना। बताइए आपने मुझे किस बात की सज़ा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा? आपने सोचा भी है? कहते कहते पूनम फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर उसके ससुर सुभाष जी कमरे में आ गए और पूनम के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वो उसे भूल जाएगा,
लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसने न जाने उस पर क्या जादू कर दिया है। लेकिन बेटी, तू थोड़ा सब्र कर, मुझे मालूम है वो लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसलिए तो वो शादी नहीं किया, पर संदीप उसके प्यार में अंधा हो चुका है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बेटी, एक ना एक दिन झूठे प्यार से ठोकर खाकर वो तेरे पास ही लौट कर आएगा। लेकिन पिताजी, आप ही बताइए, मैं भी एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूंगी। मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। वो बिमला जी और सुभाष ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, जहाँ 6 महीने काट लिए, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए। हम बात करेंगे, उससे आने दे आज घर पर। लेकिन उस रात संदीप घर पर नहीं आया। अगले दिन पूनम बाजार जा ही रही तो उसने देखा कि उसका पति संदीप एक सांवले रंग की लड़की के साथ कहीं जा रहा है, तो भी उसके पीछे पीछे चल दी। थोड़ी दूरी पर जाकर वो एक छोटे से घर में चले गए। पर पूनम वही दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वो दरवाजा खटखटाने जा ही रही थी, पर दोनों के अंदर से आती हुई हंसी सुनकर वो पहचान उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था कि उसके पति के संबंध किसी और के संग है, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। आज अपने पति को शिवानी के संग देखकर पूनम अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो संस्कार ही सबसे बदसूरत महिला है जो अपने पति को ना पा सके। अब मन की प्रताड़ना उससे झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ उसके मन को ऐसे घाव दे रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभ गए हों। काफ़ी देर पूनम घर से बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतजार करती रही। उसके मन ही मन सोच लिया था कि आज वो शिवानी से अपने पति को वापस मांग कर ही रहेगी। उसे साफ साफ अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बाहर निकले तो संदीप पूनम को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूनम ने उनकी तरफ देखा और बोला, अच्छा तो तुम मुझे पहचानते भी हो? उसकी बात सुनकर संदीप ने उसे घूरते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बीवी हो तो क्या मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं? पूनम भी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली, बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा कभी? क्या आपने जीवन में मुझे बीवी का स्थान दिया है जो बीवी कहने चले हो? तभी संदीप ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अच्छा, अब ये फालतू की बातें बंद करो और ये बताओ तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? पूनम ने कहा तो संदीप बोला, हाँ, मुझे तुम्हारी जासूसी करवाने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज ये सारा ड्रामा क्यों? संदीप की बात सुनकर पूनम अपने आंसुओं को रोक न सके और रोते हुए बोली कि आपने मेरे साथ ऐसा कपट किया, इतना अपमान किया, मेरे सामने ही किसी गैर लड़की के साथ खड़े हो, फिर भी आपको शर्मिंदा होने की बजाय मेरी तकलीफ ड्रामा लग रही है। तो संदीप बोला, मैंने पहले दिन ही तुम्हें हमारे बारे में बता दिया था और तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता है ही नहीं, तो फिर एक कपट कैसा? तो पूनम अपने आंसू पोंछते हुए बोली, अपनी पत्नी को ना छूना उसके लिए इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए मैं अपने पति का प्यार न पा सकी, इससे अधिक मेरे लिए कोई प्रताड़ना नहीं। मेरा पति मेरा नहीं, वो पत्नी कहा किसी और को दे रहा है। आज पूनम सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज किसी और के संग अपने पति को देखकर अंदर तक टूट चुकी थी। वो अपना हक पा लेना चाहती थी। उसके सब्र का बांध टूट गया था। लोग इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन पूनम को किसी का कोई डर नहीं था। वो संदीप को कंधे से पकड़कर जोर जोर से झकझोरते हुए बोली, तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना ही होगा, तुम्हें मेरा बनना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पूनम ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा, लेकिन संदीप ने पूनम की कोई परवाह न करते हुए कहा कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। पूनम ने शिवानी से कहा, तुम एक औरत होकर भी दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ। बोलो क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? सुनकर शिवानी के चेहरे पर जीत की खुशी थी। पूनम को तड़पते देख वो खुश हो रही थी। उसे पूनम पर बिल्कुल दया नहीं आई और हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियां मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम ये चूड़ियां पहन कर भी क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये सुहाग की चूड़ियां भी मुझे दे दो। पूनम के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वो निढाल सी होकर वहीं बैठ गई। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियां उतारकर उस पर रख दी। तो संदीप ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? ये सुहाग की चूड़ियां पति के जिंदा होने की निशानी होती हैं। मेरे लिए ये चूड़ियां सुहाग का शव हैं और मैं सुहागन विधवा पूनम की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गईं। लेकिन पत्थर दिल शिवानी ने बड़ी बेशर्मी से वो चूड़ियां उठाई और संदीप का हाथ पकड़कर वहां से आगे निकल गई। पूनम वहीं बैठी अपने सुने हाथों को देखते रही और थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालकर घर की ओर निकल गई। उधर शिवानी सुहाग की चूड़ियां मिलते ही संदीप को ड्रिंक पिलाकर उसे बीच सड़क में ही छोड़कर अपने घर चली गई। जब संदीप को होश आया तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो
यहाँ बीच सड़क में क्या कर रहा है? वो तो शिवानी के साथ आया था। दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे याद आया कि शिवानी तो उसी के साथ ड्रिंक कर रही थी। फिर अब वो कहाँ चली गई? कहीं पूनम ने उसे कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? ये सोचते हुए संदीप जल्दी से उठकर शिवानी के घर की तरफ भागा। घर के पास पहुंचा तो अंदर से ठहाकों की खूब आवाजें आ रही थी। संदीप अंदर जाने लगा, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर ठिठक कर वहीं रुक गया। उन लोगों की बातों से लग रहा था जैसे अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से ही अंदर झांकने लगा। चुपके से अंदर झांका तो देखा कि शिवानी अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठी है। सामने मेज पर पूनम की चूड़ियां रखी थी। शिवानी की माँ पूनम के सोने के कंगन उठाते हुए बोली, समय तो लगा बेटी, लेकिन माल को तो हाथ लगा ही लगा। हाँ माँ, वो पूनम बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ ये सोने के कंगन भी दे गई। आपने देखा नहीं माँ कैसे रो रो कर मुझसे सुहाग की भीख मांग रही थी? मुझे तो उस पर हंसी आ रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल हो रहे थे। अरे बेटा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? संदीप भी तो ऐसे इमोशनल है, तभी तो हम उससे पैसे निकलवा पाते हैं। कितना भोला है संदीप, बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसकी जेब में से पैसा निकाल लो। शिवानी की माँ ने हंसते हुए कहा तो वहाँ बैठे सभी लोग संदीप पर हंसने लगे। तभी शिवानी के भाई ने कहा, लेकिन उसके माँ बाप तो चालाक हैं, तुम्हारे झांसे में नहीं आए। झट से जात पात का बहाना बनाकर रिश्ता नहीं होने दिया और अपनी पसंद की लड़की से संदीप की शादी करवा दी। अरे भाई तू चिंता मत कर, आज नहीं तो कल वो शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद, उसका सारा रुपया पैसा मेरा ही होगा। कहकर शिवानी जैसे ही हंसने लगी तभी अचानक उसकी नज़र वहाँ खड़े संदीप पर गई। संदीप को देखते अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। संदीप भी उनकी बातों को सुनकर सकपका सा खड़ा था। उसे शिवानी से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। उसने कभी भी उस पर कोई शक नहीं किया। वो उसे सच्चे दिल से चाहता था, पर वो उसके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया था। संदीप समझ गया था कि वो साजिश का शिकार बन चुका है। उसने शिवानी से कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं तुम्हें दिल से चाहता था। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से अलग रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रचती रही। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत दिल दुखाया है, पर अब मैं उसे जीवन की सभी खुशियाँ देना चाहूँगा। इसलिए अब मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ वापस ले जा रहा हूँ। अचानक संदीप को सामने देखकर शिवानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी पोल खुलते देख वो घबरा गई। उसने घबराहट छुपाते हुए कहा, संदीप तुम बैठो, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। हम तो बस यूं ही। तभी संदीप ने शिवानी की बात काटते हुए कहा, शिवानी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं खुद ही सही नहीं हूँ तो दूसरों को क्या दोष दूँ। कहते हुए उसने झट से वो चूड़ियाँ उठाईं और जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। आज पहली बार संदीप को महसूस हुआ कि पूनम शिवानी से बेहतर इंसान है। आज पहली बार उसने पूनम के मन और तन की खूबसूरती को महसूस किया था। अपनी करनी पर दुखी होते हुए संदीप बस सोचते जा रहा था कि मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई उसे मैं वो भी नहीं दे सका। पूनम का क्या कसूर था? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर पूनम ने शादी तो कर ली, लेकिन उसका जीवन भी नष्ट कर दिया। पूनम ने तो एक बेटी, बहू और पत्नी का हर रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छी पति बन सका। आज उसे सिर्फ अपनी गलतियां नजर आ रही थीं। उनकी आंखों के सामने पूनम का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, जो अपने रिश्तों को बचाने के लिए शिवानी के सामने कैसे गिड़गिड़ा रही थी, और शिवानी ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियाँ उठा ली। मैं क्यों पूनम का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन पूनम आज भी 2 घरों की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी। कोई भी तो कमी नहीं है उसमें। कितनी खूबसूरत, सहनशील, मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली मुझ जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार थी। पूनम की जगह अगर शिवानी होती तो क्या वो सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। शिवानी और पूनम दोनों आज की आधुनिक महिला हैं, लेकिन एक रिश्ते की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। पर अब मैं जान चुका हूँ कि पूनम से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। सोचते हुए संदीप शाम को घर पहुंचा तो आज पूनम उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ पूनम कहाँ है? तो उसकी माँ गुस्से से बोली, क्यों आज पूनम के बारे में क्यों पूछ रहा है? माँ वो दरअसल बात ये थी कि संदीप आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी माँ विमला जी ने कहा, तो इतना नीच कैसे हो सकता है? जब पूनम ने आकर मुझे सारी बातें बताई तो मुझे पूनम के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती हैं, वहीं उसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया। उसके बावजूद भी वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वो हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद थी। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़ कांच को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैं और तुम्हारे पिताजी ने फैसला किया है कि उसके पिता को वो सारी धनराशि देंगे जो उन्होंने पूनम की शादी में खर्च की थी।
अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत है जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझ बैठे थे। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले उन्हें स्वयं लेने देना चाहिए। हमारी जिद ने पूनम का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वो पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। वो अपने अच्छे जीवन में ज़रूर कामयाब होगी। इसीलिए हमने उसे यहाँ से भेज दिया है, लेकिन जाने से पहले वो तुम्हारे लिए तोहफा दे गई थी। कहते हुए विमला जी अपने कमरे में से एक बैग लाकर संदीप के हाथों में थमा दिया। संदीप ने जल्दी से उसे खोलकर देखा तो उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। संदीप जल्दी से लेटर खोलकर पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था, शादी के समय ये चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद दिया था। मैं ये हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से ही गंगा में बहा देना। लेटर पढ़कर संदीप फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मैंने पूनम और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने शिवानी के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो माँ। मैंने पूनम के साथ जो गलत किया उसकी जगह अगर और कोई लड़की होती तो अब तक मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। शिवानी के व्यवहार को आज मैं आज पहचान चुका हूँ कि वो बहुत स्वार्थी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने पूनम को खो दिया। बेटे को पछताते देख विमला जी ने कहा, नहीं बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही पूनम घर के लिए निकली है। रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। ये सुन संदीप जल्दी से गाड़ी निकाल पूनम को खोजने के लिए निकल पड़ा। हर बस और टैक्सी से उसे ढूंढ रहा था। तभी एक टैक्सी में जाते हुए पूनम उसे दिखाई पड़ी। संदीप तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। टैक्सी रुकते ही संदीप पूनम से बोला, पूनम मुझे बिना बताए कहाँ जा रही थी? पूनम संदीप को देखकर हैरान थी। उसने अपनी बात फिर से दोहराई तो पूनम ने भी दो टूक जवाब दिया। अब आप मुझे शांति से रहने देंगे या नहीं? देखो पूनम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ पूनम, तुम वापस अपने घर चलो। कैसा घर संदीप? कौन से घर की बात कर रहे हो तुम? तुमने तो मुझे पहले दिन ही उस घर से जाने के लिए बोल दिया था। वो तो मैं ही अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अब तक आपके कारनामे सहते आ रही थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया जब आपने अपनी पत्नी का सुहाग ही किसी और को दे दिया। अब उस घर में रहने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। नहीं पूनम, मैं तुम्हारे सुहाग की चूड़ियाँ वापस ले आया हूँ। प्लीज़ वापस घर चलो। माफ़ी चाहती हूँ संदीप, लेकिन अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। जब जी चाहा तब चूड़ियाँ पहन ली और जब जी चाहा तो वापस निकाल दी। एक औरत का सुहाग उसकी चूड़ियाँ ही होती हैं, और वही जब मेरे हाथों से निकल गईं तो अब मैं उन्हें दोबारा नहीं पहन सकती। अब मैं उस घर में और आपकी ज़िंदगी में कभी लौटकर नहीं आऊँगी। इसलिए अब मुझे जाने दीजिए और शांति से रहने दीजिए। बोलकर पूनम वहाँ से आगे बढ़ गई तो संदीप वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, पूनम ने संदीप के साथ वापस ना आकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप इस कहानी को देखिए और नई कहानी का इंतज़ार करके मैं आप सभी के लिए नई कहानी ज़रूर से ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू।